भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक चुनी हुई सीट के लिए अपना अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज और शांति के दूत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत के सामने ताजिकिस्तान की चुनौती है। ऐसे में नई दिल्ली की रणनीति क्या है और आने वाले साल में सरकार के सामने क्या मुश्किलें हैं? नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क में थे, जहां उन्होंने साल 2028 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में एक गैर स्थायी चुनी हुई सीट के लिए भारत की दावेदारी पेश की। मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं कि इस पूरे विश्लेषण में कई शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, लेकिन मैं बीच बीच में उन्हें समझाती चलूंगी। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 8 दशकों के इतिहास में भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का एक निर्वाचित सदस्य रह चुका है। यानी मोटे तौर पर हर दशक में एक बार भारत को ये मौका मिला है। भारत का सबसे हालिया कार्यकाल अभी हाल ही में यानी साल 2021 से 2022 में था। इस बार भारत एशिया प्रशांत समूह के प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हो रहा है। यहां केवल एक सीट के लिए चुनाव होना है और भारत का सीधा मुकाबला ताजिकिस्तान से है। इसके लिए जून 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले भारत ये उम्मीद करेगा कि उसे पूरे एशिया प्रशांत समूह का समर्थन मिल जाए। लेकिन ये राह आसान नहीं होने वाली है। ये चुनाव जीतने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित देशों के 2/3 बहुमत के समर्थन की जरूरत होगी। जैसा कि मैंने बताया, भारत ने ये चुनाव पहले 8 बार जीता है और हाल के इतिहास में उसे सिर्फ एक बार साल 1996 में हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भारत द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर दस्तखत करने से इनकार करने के कारण उसकी आलोचना हुई थी और जापान ने भारत को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद की पिछली 2 दावेदारियों में भारत ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। साल 2010 के चुनाव में भारत को 192 में से 187 वोट मिले थे और 2020 के सबसे हालिया चुनाव में भारत ने 192 में से 184 वोट हासिल किए थे। यानी लगभग हर देश ने भारत के पक्ष में मतदान किया था। यही वजह है कि इस बार भी कोई कसर न छोड़ते हुए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत राज्य मंत्रियों कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्र मार्गेरिटा ने विभिन्न महाद्वीपों की यात्राएं तेज कर दी हैं, ताकि भारत के पक्ष में वोट सुनिश्चित किए जा सकें। न्यूयॉर्क में अपने अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का स्लोगन जारी किया, जो एक शॉर्ट फॉर्म है, शांति। इसका पूरा मतलब है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। मतलब नियमों, भरोसे और ईमानदारी के जरिए समग्र प्रगति सुनिश्चित करना। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जब हम वैश्विक व्यवस्था पर विचार करते हैं तो भारत का ध्यान एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए काम करने पर होगा। एक ऐसी दुनिया जहां ग्लोबल साउथ की आवाज को भी बराबर जगह मिले। एक ऐसी दुनिया जहां शांति स्थापना समकालीन और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। एक ऐसी दुनिया जहां बहुपक्षवाद आज की वास्तविकताओं को दर्शाए और प्रभावी समाधान दे, न कि महज एक मूक दर्शक बना रहे। एस जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर भारत के योगदान के 10 प्रमुख क्षेत्रों को भी गिनाया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, यूएन शांति मिशन, आपदा राहत में एक प्रमुख दाता की भूमिका, ऊर्जा, भोजन व स्वास्थ्य सुरक्षा में एक अहम सप्लायर होना और दुनिया के 79 देशों में चल रहे भारत के विकास प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आखिर भारत इतनी जल्दी दोबारा क्यों लड़ रहा है चुनाव? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत अपने पिछले कार्यकाल के महज 5 साल के भीतर ही इसी दशक में दूसरी बार सुरक्षा परिषद की सीट के लिए क्यों खड़ा हो रहा है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। 1. यूएन रिफॉर्म्स।
भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग में सबसे आगे रहा है, खासकर सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक स्थायी सीट की मांग। भारत सुरक्षा परिषद के भीतर रहकर ही इस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी वार्ताओं को एक तेज टाइमलाइन पर आगे बढ़ाने की उम्मीद है। 2. पाकिस्तान का फैक्टर। पाकिस्तान पिछले 2 सालों से यूएनएससी का हिस्सा रहा है। इस दौरान भारत की कई प्राथमिकताएं, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर, जैसे कि पुलवामा हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी गुट टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाना, हाशिए पर डाल दी गई। भारत अब अंदर आकर इन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहता है। 3. एसडीजी 2030 और क्लाइमेट जस्टिस साल 2028 से 2029 का समय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की 2030 की समय सीमा से ठीक पहले का है। भारत वहां एक प्रमुख स्थान चाहता है ताकि क्लाइमेट जस्टिस, समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जोर शोर से उठा सकें। 4. यूएन महासचिव यूएनएसजी का चुनाव। साल 2027 वो साल होगा जब संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव का चुनाव होगा, जिनका कार्यकाल 2027 से 2032 तक रहेगा। अब तक लगभग 6 उम्मीदवार दौड़ में हैं, कुछ के हटने के बाद, जिनमें अर्जेंटीना के राफेल ग्रोसी भी शामिल हैं, जो आईएईए के प्रमुख हैं। भारत नए यूएन महासचिव के शुरुआती वर्षों में सुरक्षा परिषद में मौजूद रहना चाहता है ताकि वैश्विक एजेंडे को आकार देने में मदद मिल सके। 5. घरेलू राजनीतिक तालमेल। हालांकि ये कोई औपचारिक या राजनयिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार सुरक्षा परिषद के इस कार्यकाल को साल 2029 के भारत के आम चुनावों के साथ जोड़कर देखना चाहती है, ताकि उस समय ध्यान वैश्विक अभियान के बजाय घरेलू चुनावी अभियान पर केंद्रित रहे। भारत के सामने 5 बड़ी चुनौतियां, अगर ये मुकाबला तय होता है तो ये चुनाव काफी कठिन होने वाला है। भारत के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? 1. समय की कमी। भारत ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपना अभियान औपचारिक रूप से शुरू किया है। हालांकि उसने इस योजना की घोषणा 2022 में ही कर दी थी, लेकिन उसे क्षेत्रीय ब्लॉकों या अन्य समूहों के आधिकारिक समर्थन को जल्दी से समेटना होगा, भले ही उसके पास पहले से ही कुछ देशों का व्यक्तिगत समर्थन हासिल है। 2. प्रतिद्वंदी की मौजूदगी। पिछली 2 बार जब भारत सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया था, तब वो निर्विरोध था, जिसे डिप्लोमेसी में क्लीन स्लेट कहा जाता है। लेकिन इस बार ताजिकिस्तान मैदान में है और यही आज सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक कि भारत ताजिकिस्तान को अपना नाम वापस लेने के लिए मना नहीं लेता। याद रखिए, साल 2011 की सीट के लिए भारत ने कजाकिस्तान को अपने पक्ष में हटने के लिए मना लिया था और 2014 में अफगानिस्तान 2021 की सीट के लिए अपनी दावेदारी छोड़ने पर सहमत हो गया था। इसी वजह से भारत को एशिया प्रशांत समूह का सर्वसम्मत समर्थन मिल सका था, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल थे। 3. क्षेत्रीय और वैश्विक ब्लॉक। संयुक्त राष्ट्र महासभा अलग अलग क्षेत्रीय ब्लॉकों में बटी हुई है। भारत को न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र से, बल्कि ग्लोबल साउथ के अन्य क्षेत्रों से भी समर्थन की उम्मीद है। हालांकि मई में नई दिल्ली में होने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का रद्द होना एक बड़ा झटका था, जहां भारत को अफ्रीका का एक मुश्त समर्थन मिल सकता था। अब नई दिल्ली इस सम्मेलन को दोबारा रीशेड्यूल करने की कोशिश करेगी। अगस्त में किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन भी होना है, जो मध्य एशियाई देशों के सामने अपनी बात रखने का एक अच्छा मौका होगा, बशर्ते ताजिकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन ध्यान रहे, पिछले कुछ वर्षों में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भी 2 बार रद्द हो चुका है, जिसे जल्द आयोजित करने की जरूरत है। ताजिकिस्तान ने 2022 में ही अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी और उसे ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों का समर्थन हासिल है। भारत को कई एशियाई, यूरोपीय देशों और विशेष रूप से अमेरिका का समर्थन तो मिलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस नए दौर में संयुक्त राष्ट्र के भीतर अन्य देशों को प्रभावित करने की अमेरिका की क्षमता भी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। 4.
पड़ोसी देश भारत का अपने पड़ोसी देशों से संबंध हमेशा से सबसे पेचीदा रहा है। भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश तो भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तभी समर्थन करेगा जब कोई क्विड प्रो क्वो मतलब लेन देन या सौदेबाजी वाली बातचीत हो। बांग्लादेश के साथ एक अलग तरह की समस्या हो सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बांग्लादेश ने साइप्रस को हराया था, लेकिन उस वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले नई दिल्ली ने साइप्रस के राष्ट्रपति का भारत में रेड कारपेट स्वागत किया था, जिसने बांग्लादेश के मन में भारत के समर्थन को लेकर थोड़े संदेह पैदा कर दिए थे। 5. इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा। हाल के कई मतदानों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मिजाज बिल्कुल साफ रहा है। वहां इजराइल के कदमों की कड़ी आलोचना करने वाले प्रस्तावों को भारी बहुमत से जीत मिली है। ऐसे में फिलिस्तीन से जुड़े हालिया प्रस्तावों पर भारत का वोटिंग से दूर रहना और फरवरी में ईरान युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा व वहां की संसद नेसेट में उनका भाषण, ये सब भी इस चुनाव में बड़े फैक्टर बन सकते हैं। पिछले महीने ही जर्मनी की छवि को एक बड़ा झटका लगा जब वो सुरक्षा परिषद की सीट के लिए पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया से भारी अंतर से हार गया। ये हार तब हुई जब महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक खुद जर्मनी से हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस हार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इजराइल पर जर्मनी का स्टैंड इस हार की बड़ी वजह था। आइए सुनते हैं जर्मनी के विदेश मंत्री ने क्या कहा था। मध्य पूर्व के संघर्ष में इजराइल के प्रति जर्मनी की एक विशेष ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और इसके कारण शायद हमें वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। हम अपनी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाना जारी रखेंगे, भले ही हम मौजूदा सरकार की कुछ खास नीतियों की आलोचना करते रहें। शायद इसी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में दिए अपने भाषण में फिलिस्तीन और 2 स्टेट सॉल्यूशन का विशेष तौर पर उल्लेख करना जरूरी समझा। भारत UNRWA संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी के लिए एक शीर्ष उभरता हुआ दाता देश है। जयशंकर ने कहा, हमने अभी कल ही ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की बैठक में फिलिस्तीन के लिए एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की अतिरिक्त प्रतिबद्धता जताई है। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमारे लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है। निष्कर्ष और वर्ल्ड व्यू का नजरिया। तो ये वे तमाम चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हैं। अगर भारत ताजिकिस्तान को पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर पाता है, तो ये मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक छोटे और एक बहुत बड़े देश की जंग जैसा दिखने लगेगा। ऐसी स्थिति में कई बार छोटे देशों को सहानुभूति के वोट मिल जाते हैं, जिससे भारत को हर हाल में बचना होगा। वर्ल्ड व्यू का नजरिया। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का ये सक्रिय जुड़ाव और सुरक्षा परिषद की सीट के लिए ये प्रोएक्टिव अभियान बेहद सराहनीय है, खासकर ऐसे समय में जब खुद संयुक्त राष्ट्र की अपनी ताकत और प्रासंगिकता कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर ये एक सीधा मुकाबला बनता है तो भारत को इस चुनौती को बेहद गंभीरता से लेना होगा। अगर भारत अगले साल होने वाले इस चुनाव में एक सर्वसम्मत और पसंदीदा उम्मीदवार बनना चाहता है, तो उसे अपने पड़ोस की नीतियों और ध्रुवीकरण करने वाले वैश्विक मुद्दों पर अपने स्टैंड की एक बार फिर से समीक्षा करनी होगी। वर्ल्ड व्यू की बुक रिकमेंडेशंस चलते चलते इस विषय को और गहराई से समझने के लिए 4 बेहतरीन किताबों के सुझाव। 1. इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस। इसके लेखक हैं CSR मूर्ति, जो UN पर काफी लिखते हैं। 2. इंडिया वर्सेस UK, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक विन। इसके लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। इस किताब में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत की कहानी है। 3. द लेजिटिमेसी ऑफ पावर,
द परमानेंस ऑफ 5 इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके लेखक दिलीप सिन्हा हैं। वे पूर्व राजदूत रहे हैं। ये किताब सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 देशों की ताकत पर बेहद दिलचस्प है। 4. पेरिलस इंटरवेंशंस, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ केओस। इस किताब के लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी। पुरी पूर्व राजदूत और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। ये किताब सुरक्षा परिषद और वैश्विक राजनीति के अंतर विरोधों पर एक बेहतरीन विश्लेषण पेश करता है। वर्ल्ड व्यू की पूरी टीम की तरफ से इस हफ्ते बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।